तो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी, फाउंडर ऑफ जौहरी एमबीबीएस लेक्चर्स। और देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था अपने 12th एग्जाम के बाद, तो मेरा जो टोटल जो था वो मात्र 320 नंबर आए थे और मेरे बायोलॉजी में मात्र 180 नंबर थे। जाहिर सी बात है मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट यार मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक और ड्रॉप लिया, मैंने साल भर पढ़ाई करी, मैंने अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करे और फिर जब मैंने नीट दिया तो मेरे सिर्फ बायोलॉजी में ही 350 नंबर थे। मतलब तुम समझ पा रहे हो, जितना मेरा पिछले साल टोटल था ना 320, उससे ज़्यादा तो मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट में बायोलॉजी में ही मैं 350 नंबर ले आया था। सो आज की वीडियो मैंने इसलिए ही बनाई है ताकि आप सब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए और मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज बता पाऊँ कि मैंने किस तरीके से मैंने मेरे 180 नंबर थे बायोलॉजी को, उसको मैंने 350 नंबर में बदल दिया। आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोग मेरी तरह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ अपने नीट के अंदर। और ये बात मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर तुमने मेरी वीडियो पूरी देख ली और तुमने मेरी सारी स्ट्रेटेजीज अगर तुमने अपना ली ना, चैलेंज दे रहा हूं कि तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर 360 में से 350 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, अपना 360 नंबर का जो पेपर है उसके अंदर अपने 330 नंबर का ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनता है। अब तुम मेरी बात समझो कि जब अपना पेपर 330 नंबर का पेपर अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही बनना है तो जाहिर सी बात है तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी ही पढ़ो ना। देखो, उसके लिए चीज मैं बताऊं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में मैं मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर से मैं मॉड्यूल पढ़ूंगा क्योंकि उसके अंदर एनसीईआरटी भी है, एक्स्ट्रा टॉपिक भी लिखे हैं, एनसीईआरटी को प्रॉपर इग्नोर करने वाला हूँ, तो मैं बता दूं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तुम्हें सुन के बहुत बुरा लगेगा, बट मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर तुमने लास्ट 2 मंथ्स में अगर तुमने पूरी एनसीईआरटी इग्नोर करी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अपना पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही बनना है। तो तुम्हें लास्ट 2 पेपर में सबसे पहली जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो तुम अच्छे सुन लो कि साल भर तुमने जो पढ़ा अच्छी बात है, बट लास्ट 2 मंथ में आपको अच्छे तरीके से बताऊं, आपको प्रॉपर एनसीईआरटी ही आपको रीड करनी है। तो लास्ट 2 मंथ्स में आपका एनसीईआरटी रीड करना है, आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल रीड नहीं करना है, एनसीईआरटी का इग्नोर आप मत करना। एनसीईआरटी से डायरेक्ट 330 नंबर का जो है पेपर आता है, तो डायरेक्ट 330 नंबर अगर तुम्हारे आ गए, तुम्हारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड तरीका ये होता है, सर आपने बोल तो दिया एनसीईआरटी को रीड करना, बट किस तरीके से करना है, सही प्रॉपर स्ट्रेटेजीज क्या है उसको रीड करने की। अब देखो, तुम करेक्ट तरीका तुम्हें बताता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का, ये साइंटिफिक तरीका है। अगर तुमने इस तरीके से पढ़ोगे तो ही तुम्हारे नंबर आएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, 10-10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, बट अब तुम खुद सोचो 10-10 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी अपन काफी बार कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन वो छोड़ देते हैं, अपन गलती से उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम एक टॉपिक लो, जस्ट लाइक डाइजेशन। उसको तुमने क्या करा, सुपरफिशियली तुमने एक बार उसको पूरा पढ़ लिया, तुमने उसको पूरा रीड कर लिया है ना। उसके बाद तुम्हें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है ना तुम्हें, मतलब कि एनसीईआरटी ना फिंगर टिप्स करके बुक होती है, वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बहुत लोगों के पास वो बुक होगी, तो तुम्हें डायरेक्ट वहाँ एनसीईआरटी ना फिंगर टिप्स वाली बुक सॉल्व करनी है, ताकि तुम्हारे सारे एनसीईआरटी की एक एक लाइन के ऊपर तुम जो एमसीक्यू जो बनते हैं वो तुम सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी रीड करना है, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। याद रखना, एमसीक्यू सॉल्व कर लिया ना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 मंथ में अपन को ज्यादा से ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, अपन को ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यू सॉल्व क्यों करने हैं, उसका रीजन ये है, जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन सी थ्योरी से तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर मॉर्फोलॉजी है तो मॉर्फोलॉजी से तुम्हें किस तरीके से तुम्हारे ना एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल डायरेक्ट आते हैं, फिर इनकरेक्ट वे में आते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल किसका नहीं है, फिर मैच द कॉलम में आते हैं। तो एमसीक्यू लगाने से तुम्हें थ्योरी पता चलती है कैसे पूछे जाती है, और काफी बार ऐसा होता है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स अपन मिस कर देते हैं, अपन वो पढ़ते ही नहीं है। तुम्हें वो पता चलेगा कि यार ये वाली लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट थी, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता था, वो मैंने नहीं पढ़ी थी। तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर आपको उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देन एमसीक्यू तो आपने सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर आपने एनालाइज नहीं करा अपनी सारी मिस्टेक को, तो यार कोई मतलब नहीं है तुम्हारे एमसीक्यू सॉल्व करने का, वो किसी काम के नहीं है। तो आपको फिर एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने से क्या होगा, इसका रीजन ये है, आपको ये पता चलेगा आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। मैं बताऊं, 90% अपन सिर्फ सिली मिस्टेक करते हैं। मतलब क्लियरली बताऊं, अगर तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें 10 गलतियां हो रही हैं, तो 10 गलतियों में से 9 गलतियां जो है वो डायरेक्ट सिली मिस्टेक की होती हैं। मतलब तुम क्या करते हो, करेक्ट लिखा है लेकिन तुम इनकरेक्ट ऑप्शन लगा देते हो, या फिर इनकरेक्ट में तुम करेक्ट ऑप्शन लगा देते हो। कितनी बार तुम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते, पहला ही ऑप्शन लगा देते हो जल्दबाजी में। इसलिए मिस्टेक का मतलब ये होता है कि तुम्हें नॉलेज तो होती है, बट तुम तुम्हारी खुद की मिस्टेक के कारण, थोड़ी सिली मिस्टेक के कारण तुम वो क्वेश्चन गलत कर देते हो। और 10 में से 9 क्वेश्चन जो है सिली मिस्टेक से गलत होते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन नॉलेज के कारण गलत होता है। तो तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम क्या गलती कर रहे हो, और वो तुम्हें नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। अब वो तुम किस तरीके से नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे, तो उसके लिए तुम्हें एक मिस्टेक कॉपी बनानी है। याद रखना, सारी चीजें फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूं मैं तुम्हें। पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर तुम्हें उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, फिर तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो, और वो गलतियां तुम नेक्स्ट टाइम ना करो, उसके लिए तुम्हें जो है अपनी मिस्टेक कॉपी बनानी है।
मिस्टेक कॉपी में तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें प्रॉपर सारी मिस्टेक लिखना है। डे 1 लिखो और उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 कि यार मैंने क्या करा था, मैंने इनकरेक्ट ऑप्शन की जगह मैंने करेक्ट ऑप्शन पे लगा दिया था। कितनी बार ऐसा होता है, सिली मिस्टेक अपन करते ही करते हैं। या फिर अपना फोर्थ वाला ज्यादा करेक्ट था, अपन ने क्या करा, अपन ने सिर्फ फर्स्ट वाला करेक्ट कर लिया, अपने पूरा ऑप्शन ही नहीं पढ़े। तो ऐसी सिली मिस्टेक जो है ना, वो तुम्हें उस कॉपी के अंदर लिखनी है। और सिली मिस्टेक के अलावा जो है, मिस्टेक के अलावा जो जो क्वेश्चन आपके बिना नॉलेज के कारण बने, मतलब कि वो आप चीजें आपने पढ़ी नहीं थी, जो आपको नॉलेज नहीं थी, वो आपने कितने वो वाले क्वेश्चन जो है आपसे गलत हुए। और आपको फिर ये पता चलेगा कि 90% आप सिर्फ सिली मिस्टेक ही करते हो, क्योंकि आपको नॉलेज बहुत होती है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, अपने कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ी है। तो मेन चीज होती है सिली मिस्टेक। अगर तुमने अपने जिंदगी से हटा दी तो सिलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तुम्हें बड़े आराम से मिल गया, ये याद रख लो। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, सीक्रेट होता है कि सर सिली मिस्टेक होती कितनी प्रकार की। आप ये बता दो, अगर तुम्हें ये पता चल गया तुम गलतियां क्या क्या करते हो और फिर वो गलतियां तुम ना करो एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे 330 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो देखो, गलतियां, सबसे पहली गलती अपन सिली मिस्टेक की करते हैं, अपन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, है ना। करेक्ट की जगह अपन इनकरेक्ट की जगह हम करेक्ट लगा देते हैं, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं। तो उस चीज को तुम ना करो, उसका सोल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम क्या करा करो, पूरा पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आगे से पीछे तक। फिर उसका जो कीवर्ड होता है, जैसे कि करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन, इस तरीके से जो कीवर्ड होते हैं उसको ना तुम ऐसे करके ना गोला बना लिया करो अपने क्वेश्चन पेपर में ही, ताकि जब तुम आंसर लगाओ तो तुम्हें हाईलाइट हो। तो उससे तुम्हारी, मैं बता रहा हूँ, 50% सिली मिस्टेक यहीं खत्म हो जाएंगी। फिर दूसरी टेक्निक ये है, जब तुम ऑप्शन पढ़ते हो, भले ही माना कि तुम्हारा ऑप्शन है करेक्ट है, बट फिर भी तुम चारों ऑप्शन पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फोर्थ वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होता है, या फिर फोर्थ में लिखा रहता है बोथ, कि आंसर ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो अपन बोथ वाला ऑप्शन नहीं लगा पाते, अपन ऑप्शन डी नहीं लगा पाते। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को पूरा रीड करके उसके अंदर तुम क्या करो, अपने कीवर्ड को मार्क करो और चारों ऑप्शन पढ़ो। हो सकता है फोर्थ वाला ज्यादा करेक्ट हो या फोर्थ में बोथ लिखाओ। तो ये चीजें अगर तुम करोगे, तुम्हारी सिली मिस्टेक बिल्कुल कम हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। फिर तुम्हें फोर्थ काम ये करना है कि तुम्हें फिर अपने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जो है वो सॉल्व करने हैं। अब क्या हो गया, तुमने 330 नंबर तो तुम ले आए, अपनी एनसीईआरटी तुमने पढ़ ली, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तुम कर लोगे। और फिर तुमने सिली मिस्टेक नहीं करी तो 330 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। फिर बात आती है सर बाकी के अपन नंबर कैसे गेन करें, तो उसके लिए तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। तो जब तुम प्रीवियस ईयर का पेपर जब तुम करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन सा जो है ना वेटेज क्या है, मतलब डू एंड डाई चैप्टर जो होते हैं ना, तुम्हें वो पता चलेंगे। और फिर तुमने प्रीवियस ईयर के पेपर ना काफी बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू। तो क्या होता है ना, काफी बार तुम्हारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू ही रिपीट हो जाते हैं। और पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज सीक्वेंस से ही चलने देना। पहले एनसीईआरटी रीड करो, उसके एमसीक्यू करो, उसको एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसको एनालाइज करो, फिर मिस्टेक कॉपी बनाओ, फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर के, फिर तुम एमसीक्यू करो। जब तुम इतने सारे काम जब तुम कर लो, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, देन फिर अपन को करने हैं अपने सारे ये डू एंड डाई वाले चैप्टर। मतलब ये चैप्टर के आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल भी पढ़नी है। और डू एंड डाई चैप्टर में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा वेटेज के ऊपर, बट इस वीडियो में भी तुम देख लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 20% का वेटेज है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको करनी ही करनी है, पूरी डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी आप करो। देन जेनेटिक एंड एवोल्यूशन से भी अपना 18% का वेटेज है, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड से अपना 14% का वेटेज है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से अपने 12% का वेटेज है। और ये सारे जितने भी चैप्टर है ना, मोस्ट इजी चैप्टर होते हैं। तो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर भी यही होते हैं, और इसमें स्कोर भी तुम सबसे ज्यादा इसी में कर सकते हो। फिर बाकी अपना क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा वेटेज होता है, रिप्रोडक्शन आपको करना है। देन प्लांट फिजियोलॉजी आपको करना है। देन उसके अलावा भी पूरा एक वेटेज के ऊपर प्रॉपर मैं एनालाइज करूंगा पिछले 5 साल के पेपर, फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगा डू एंड डाई चैप्टर वाले। और एक चीज मैं बोलूं कि अपन बायोलॉजी के इतने स्टूडेंट होते हैं ना यार, वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अपनी सबसे खास बात क्या है, और आपकी भी एक खास बात ये है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने सिलेक्शन को लेके आप बहुत सीरियस हो, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है, बहुत एप्रिसिएशन करने वाली बात है आपकी। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो मैंने बताया वो सारी बातें अगर आप फॉलो करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, लिख के चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारे बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बायोलॉजी में अच्छे नंबर आ गए तो डेफिनेटली तुम जो है बहुत अच्छा स्कोर तुम बड़े आराम से कर लोगे। तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें मेरे लिए एक हेल्प ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये ना वीडियो फॉरवर्ड करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। बस जितनी ज्यादा लोगों की तुम हेल्प करोगे ना, उतने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स बढ़ने, तुम्हारी ही जो है हेल्प होने वाली है। लेकिन अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर देना। उससे क्या होगा ना, सर्च इंजन पे अपनी वीडियो आने लगेगी ऊपर और ज्यादा बच्चों की ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी। तो मैं छोटा सा काम तो तुम ये कर ही सकते हो। उसके अलावा मैं सारी वीडियो डालने वाला हूँ अपने डू एंड डाई चैप्टर्स की, लास्ट टाइम स्ट्रेटेजीज की,
तो मैं सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ, मैं उसके लिए हेल्प करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।